धैर्य भैजो के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लास है। इसके अंदर हमारा 4th यूनिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन चल रहा था और इसके हम फर्स्ट टॉपिक को करा रहे थे, भारतीय संविधान और शिक्षा। इससे पहले हमने संविधान के मूल सिद्धांत और संवैधानिक मूल्यों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे संविधान और शिक्षा। संविधान और शिक्षा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों का समावेश बहुत समय पहले नहीं हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है और इसका जो श्रेय जाता है वो प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि संवैधानिक समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें हर व्यक्ति सामाजिक कार्यों और संबंधों में निजी रूप से रुचि ले सके। और ये तब होगा जब मनुष्य में प्रत्येक सामाजिक परिवर्तनों को दृढ़तापूर्वक स्वीकार करने की सामर्थ्य उत्पन्न की जाएगी। ये तभी संभव है जब हम संवैधानिक सिद्धांत और मूल्यों को शिक्षा के अंदर समावेश कर दें। ड्यूवी के इस कथन से संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाने लगा और प्रतिदिन जन साधारण की शिक्षा का आंदोलन चारों ओर जोर पकड़ता जा रहा है और शिक्षित होने पर ही व्यक्ति अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हो सकता है, कर्तव्यों को जनहित हेतु निभाने में तत्पर हो सकता है। अशिक्षित व्यक्ति तो अपने अधिकार भी नहीं समझ पाता, कर्तव्य उसे क्या पता होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सत्ताधारियों का किसी भी देश में एक वर्ग ना बन जाए। ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूसरे व्यक्तियों के ऊपर जिनके ऊपर हम अपनी इच्छाएं थोपते हैं, जब सत्ताधारियों का एक समूह बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, तो वो दूसरे समूह के ऊपर, ये दूसरे व्यक्तियों पर अपनी इच्छाओं को थोपने लगेगा और इससे संविधान का जो मुख्य लक्ष्य है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को, हर नागरिक को समान रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। इसलिए शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जो उसे ऐसी योग्यता दे और उसे इसके महत्व के बारे में बताए, उसे उसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने योग्य बनाए। इस दृष्टि से संविधान की रक्षा हेतु हर संवैधानिक देश में सर्वसाधारण को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक दृष्टि से शिक्षा का क्या अर्थ है। संवैधानिक शिक्षा से अभिप्राय शिक्षा पर संविधान का प्रभाव पड़ना है, मतलब शिक्षा के अंदर संविधान के बारे में बताया जाए। एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री के अनुसार संविधान हेतु वास्तविक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षार्थियों को अन्यतम आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने की, सत्य एवं धाराओं में अंतर ज्ञात करने के निष्कर्ष तक पहुंचने की और उन वस्तुओं को पहचानने की जो सामाजिक परिवर्तन और संकटों के समय आती हैं, सहायता प्रदान कर सके। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक अपनी आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, उसे पता चल सके कि क्या चीज़ सत्य है, क्या असत्य है, इसमें वो अंतर कर सके और सही ढंग से निष्कर्ष निकाल सके। इसके साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तनों में और संकट के समय में उन वस्तुओं की पहचान कर सके जो देश के लिए सहायक हैं और या देश की प्रगति में मदद कर सकती हैं। शैक्षिक दृष्टि से संविधान का अर्थ। कुछ वर्षों से ही संवैधानिक भावना के साथ साथ शैक्षणिक विचारों में पर्याप्त विचार हुआ है। तब से संविधान की सफलता के लिए आधारभूत दिशाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। पहला है संपूर्ण देश की आर्थिक स्थिति का अच्छा होना और दूसरा है जन शिक्षा की व्यवस्था। संवैधानिक व्यवस्था को फलीभूत बनाने हेतु और दूसरी दिशा में शैक्षिक दृष्टिकोण से
संविधान को परिभाषित करने वालों को ध्यान आकर्षित किया है। शैक्षिक दृष्टि से संविधान का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को ज्ञानार्जन करने और पढ़ने लिखने का समान अवसर प्राप्त हो। संवैधानिक व्यवस्था में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, ना कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार। इसीलिए जॉर्ज वॉशिंगटन ने के अनुसार उन्होंने कहा है कि प्रत्येक देश में ज्ञान जन सुख का एक निश्चित आधार है। एक तो सरकार के साधनों पर शिक्षा का वैसा ही तात्कालिक प्रभाव पड़ता है जैसा हमारे ऊपर दूसरे समुदाय उनके विचार का। इस प्रकार उन्होंने जो है शिक्षा का महत्व बताया है। शिक्षा प्रत्येक नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में बताती है और किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उनके नागरिकों के प्रतिभा को बढ़ाने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे संवैधानिक मूल्यों की सफलता हेतु कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं। और संवैधानिक भावना की सफलता हेतु किलपैट्रिक ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। अब हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत है व्यक्ति स्वतंत्रता का सिद्धांत, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और ये जो है तभी मिल सकती है जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। जब शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उसके पास होगा, विचार प्रकट करने का होगा, मत देने और उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की जब उसे स्वतंत्रता दी जाएगी तो उसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत आ जाएगा। उसके अंदर संवैधानिक जो मूल्य हैं उनकी सफलता उसके अंदर जो है उसके जीवन में आने लग जाएगी। इस व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है संवैधानिक मूल्यों की स्वतंत्रता में एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। इसी से जुड़ा हुआ है समानता का अधिकार। जब हमारे पास स्वतंत्रता होती है तो उसके साथ साथ हमें समानता का भी अधिकार प्राप्त होता है। इसमें व्यक्ति को वही करने का अधिकार प्राप्त होता है जो दूसरों की स्वतंत्रता में रुकावट ना बने। मतलब हम जब स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में दूसरे की स्वतंत्रता के सामने संकट बन जाएं। हर व्यक्ति समान है, इसलिए सबको किसी भी कार्य को करते समय या अपने अधिकारों का उपयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समानता मिलनी चाहिए। इसके बाद अधिकारों में कर्तव्य निहित होने का सिद्धांत। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। सिर्फ अधिकार से ही काम नहीं होता, दूसरी तरफ हमें कर्तव्यों को भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है तो दूसरी तरफ ये किसी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य भी हो जाता है। जैसे अगर मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तो राज्य का या संस्थाओं का ये कर्तव्य है कि वो मुझे शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करें। इसलिए संवैधानिक मूल्यों को पाने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति को दूसरों के हितों को अपनाना को अपने हित से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझे और अपने हित के साथ दूसरे के जो हित हैं उन्हें भी ध्यान से देखे, उन्हें भी बराबर महत्व दे। इसके अलावा लोक कल्याण के लिए पारस्परिक सहयोग द्वारा प्रयत्न का सिद्धांत। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि लोक कल्याण के लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समाज में मिलजुल कर काम करे, एक दूसरे का साथ दे, दूसरे की भलाइयों में ही अपने भलाई समझे और अपने कर्तव्यों को का सही से निर्वाह करे ताकि समाज की अधिक से अधिक भलाई हो सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी अलग ढपली और अपना राग अलापने लगेगा तो लोक कल्याण नहीं हो पाएगा, समाज कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर हमें लोकतंत्र की भावना को आगे बढ़ाना है और लोकतंत्र का सपना पूरा करना है तो ज़रूरी है कि हम लोक कल्याण को अपने दिमाग में रखें। लोक कल्याण को ध्यान में रखते ही
हमारा जो व्यवहार हो वो उसी को ध्यान में रखने के हिसाब से होना चाहिए। इसके अलावा बौद्धिक स्वतंत्रता में विकास का सिद्धांत, मतलब इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को बल प्रयोग और हिंसा द्वारा नहीं बल्कि वाद विवाद द्वारा, समझाने बुझाने, वैधानिक और शांतिमय पद्धतियों द्वारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो उसके अंदर सही ढंग से प्रतिभाग कर सके, और ये परिवर्तन बलपूर्वक ना होकर आपसी सहमति से होने चाहिए, एक दूसरे को समझाने बुझाने के तरीके से होने चाहिए। इसके अंदर हम शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करें। संयुक्त राष्ट्र की जो मानव सर्वाधिकार संबंधी घोषणा है उसमें बौद्धिक स्वतंत्रता अधिकार के संबंध में प्रकाश डालते हुए कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सम्मतियों के देने और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इस अधिकार के तहत मतदान करने, दूसरों की मत लेने और बिना प्रतिबंध के अपने विचार और आदर्शों को किसी माध्यम से व्यक्त करना है। मतलब हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो दूसरे के मतों को भी ले और बिना किसी प्रतिबंध के अपने विचार और आदर्शों को भी व्यक्त कर सके। इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ है विचार विमर्श की स्वतंत्रता का सिद्धांत। मतलब जब हम विचार विमर्श के द्वारा परिवर्तन लेकर आते हैं तो ये एक लोकतांत्रिक तरीका कहलाता है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो विचार विमर्श करे, आपस में बातचीत करे, चिंतन करे और अपने विचारों और विश्वासों को दूसरों के सामने रख सके। इससे जो है स्वतंत्रता की भावना बढ़ती है और हम स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को दूसरे के सम्मुख रख पाते हैं। और एक ऐसा विचार विमर्श एक ऐसा उत्कृष्ट साधन बन जाता है जिससे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में हमें सफलता हासिल होती है। इस प्रकार विचार विमर्श करके हम समाज की बहुत सी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और अपने देश को विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है समाप्त होता है। धन्यवाद।